हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। गॉस लॉ का ये थर्ड पार्ट है। इस लेक्चर में आप डेरिवेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। जैसा कि आप लोगों ने गॉस लॉ देखा है, गॉस लॉ में आप लोगों ने पीछे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल फाइंड आउट किए थे आप लोगों ने। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ से डेरिवेशन कितना आसान हो जाता है। हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन करेंगे। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी रॉड के थ्रू या किसी सिलेंडर के थ्रू, तब चार्ज का वैल्यू क्या होता है, हम लोग लेमडा यूज करते हैं। सरफेस पे जब होता है तो हम लोग सिग्मा यूज करते हैं, और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रो यूज करते हैं, है ना। उन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हेडिंग लगाइए गॉस थ्योरम, या इसी को हम लोग गॉस लॉ भी बोलते हैं, है ना। अभी तक आप लोगों ने गॉस थ्योरम में क्या देखा था, ई डॉट डी ए। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर गॉसियन सरफेस है तो जो वैल्यू आता है वो चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करते हैं, तो इसका वैल्यू जो फ्लक्स का आता है वही वैल्यू इसका आता है। जब ई डॉट डी ए करते हैं तो जो वैल्यू फ्लक्स का आता है वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रहता है, उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करते हैं, तो जो फ्लक्स का वैल्यू आता है दोनों का सेम आता है। तो इसी के अनुसार गॉस लॉ ने ये दिया था, ये हम लोगों ने ड्राइव ऑलरेडी कर चुका है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। जहां तक की बात है स्टूडेंट, गॉस लॉ का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो गॉस लॉ का यूज होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये दोनों चीजें तो आप लोग पहले देख चुके हो। तो गॉस थ्योरम का क्या यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। इवन जो भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो उसका भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है गॉसियन सरफेस। तो दोस्तों सरफेस बहुत सारे तरह का हो सकता है ना। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो किसी रॉड के थ्रू भी हो सकता है और किसी सिलेंडर के थ्रू भी हो सकता है, या किसी क्यूबिक सरफेस हो, वॉल्यूमेट्रिक सरफेस हो, उसके थ्रू भी फाइंड आउट करना। तो कुछ चीजें यूज होगा जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। जैसे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो वन डायमेंशनल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रॉड का केस यूज हो, चाहे सिलेंडर का केस यूज हो, इस केस में हम लोग यूज करेंगे, है ना। इस केस में हम लोग यूज करेंगे एक लेमडा, जो कि आप लोग पहले जानते होंगे। लेमडा क्या बताता है, किसी रॉड पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, को हम लोग लेमडा बोलते हैं। लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यही चीज हम लोग चार्ज इनसाइड सरफेस के अंदर चार्ज जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू एल। Q बराबर लेमडा इंटू एल। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेरिवेशन के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम लोग ये लिख देते हैं Q बराबर लेमडा इंटू एल, वहाँ पे समझ में नहीं आता है, ठीक है। इतना नोट कर दिए। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मान लीजिए अगर टू डायमेंशनल सरफेस हो, जैसे मान लीजिए चार्ज शीट हो, ठीक है, चार्ज शीट हो मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, शीट में हो, है ना। जैसे मान लीजिए पेपर आप लोग देखते होंगे, है ना, पेपर टू डायमेंशनल, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, और उस केस में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कह सकते हो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया पे हुआ, सरफेस एरिया पे हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे सिग्मा। क्या यूज करेंगे, सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा बराबर होता है क्या,
चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा किसके लिए यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए। ये 2 डायमेंशनल केस होगा, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। और तो यहाँ पे अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो चार्ज बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए लिख देंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, वहाँ पर डेरिवेशन में हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू ए। क्या इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा केस आएगा जो भी देखेंगे, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक केस में हुआ, वॉल्यूम में हुआ या 3D में हुआ, 3 डायमेंशन में हुआ, तो हम लोग यूज करेंगे रो। इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ते हैं। रो क्या बताता है, 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग रो बोलते हैं। तो यहाँ से अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। ये भी हम लोग यूज करेंगे, ये भी इक्वेशन यूज करेंगे। तो इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो इतना पहले नोट डाउन कीजिए सारी चीजें। तो स्टूडेंट अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर सरफेस है तो उसके लिए हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, है ना। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस का किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन से शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसी पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस अब कैसा होगा वो आपके प्रैक्टिस से और अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। कभी स्फेयर बनाना होगा तो कभी सिलेंडर बनाना होगा, है ना। उन सारे केसेस के हम लोग देखेंगे, है ना। तो सेकेंड जो केस है हम लोग ई डॉट डी ए फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। मीन छोटा सा एरिया लेंगे सरफेस पे और उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस का आ जाएगा। तीसरा क्या है, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। ई डॉट डी ए बराबर चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चौथा केस में क्या करेंगे, उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको फाइंड आउट करेंगे। पांचवा केस क्या करना है, डीए का वैल्यू पुट करना है इसमें और क्यू का वैल्यू पुट करना और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए इस तरह से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेडिंग दीजिए फर्स्ट केस से। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए प्लस क्यू और इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसके थ्रू से, तो बाय गॉस लॉ से बनाना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनाते हैं, तो सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, मीन्स एक जैसा सरफेस होना चाहिए। अब देखिए तो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ना। तो एक हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बना दिया ना, उस पॉइंट से पास करता हुआ, है ना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब क्या करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना उस पॉइंट से एक छोटा सा एरिया लेना है डी और उस डीए का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ठीक है, डीए वेक्टर हम लोग नहीं कर लिया। अब देखिए तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा वही तो फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो पता होना चाहिए। पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर ही होगा, बाहर की तरफ। तो हम लोगों ने बाहर बना दिया। अब
अब गॉस लॉ के थ्रू देखिए तो क्या होता है, गॉस लॉ के थ्रू, फ्रॉम गॉस लॉ क्या है, ई डॉट डी ए बराबर कितना होता है, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। इनसाइड द गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, नेट चार्ज तो क्यू है, एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखिए तो अब क्या करना है, हम लोगों ने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया, है ना। अब देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट ई डॉट डी ए करेंगे। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, दोनों का सेम है, एक ही तरफ है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू होगा कितना, इसका मतलब थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। तो ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा होगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा के यहाँ पर क्या रखेंगे 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ई डी ए इंटू 1 क्या होगा, ई डी ए होगा। ई डी ए बराबर कितना होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए तो इसी तरह हर एक पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, है ना। और सब पॉइंट पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। इस पॉइंट पे भी फाइंड आउट करेंगे वही होगा। तो ऐसा कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या लग रहा है आपको, कांस्टेंट लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सरफेस पे क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन किसका करना है, डीए का। तो डीए का इंटीग्रेशन कितना होता है, ए होता है। तो डीए का इंटीग्रेशन ए हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे सरफेस का एरिया आ गया। पूरे सरफेस का एरिया क्या है, ये स्फेयर है, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू यहां से नहीं आएगा, देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, यही तो फाइंड आउट करना है ई। तो ई बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, क्यू वही रह जाएगा, और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यही 5 स्टेप यूज हुआ आप, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच गए। यहां पर देख रहे हैं तो चूंकि इस सरफेस के अंदर चार्ज, चूंकि ये लीनियर है ना, 1 डायमेंशनल सरफेस है, तो चार्ज यहाँ फाइंड आउट करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। चार्ज दिख रहा है कि सिर्फ एक ही चार्ज है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिख दिया, है ना। यहाँ पर जो कैलकुलेट करने का रहा सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो सिर्फ क्यू मौजूद था बस यहाँ से, और पूरे सरफेस का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह का हम दूसरे केस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आप लोग नोट डाउन किया होगा, देखिए। चलिए तो स्टूडेंट अब हम लोग इनफाइनाइट रॉड के लिए, है ना, कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड, चार्ज इनफाइनाइट रॉड, ये रॉड। चलिए हेडिंग दीजिए और देखिए यहाँ पर डेरिवेशन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये डेरिवेशन आता है, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गॉस लॉ। वाई, किसके थ्रू यूज करना है, गॉस लॉ के थ्रू करना। देखिए स्टूडेंट एक चीज तो आपको पता है, मैंने कूलम्स लॉ में बताया था कि एक रॉड के कारण, है ना, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैंने बताया था ई बराबर होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मैंने ये कूलम्स लॉ में बताया था। इसमें काफी कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत थी, लेकिन हम लोग गॉस लॉ के थ्रू इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए तो क्या है, एक इनफाइनाइट रॉड लेते हैं, बहुत सारा, बहुत बड़ा है रॉड है,
इधर प्लस इन्फाइनाइट तक गया और इधर माइनस इन्फाइनाइट तक गया। ठीक है, रॉड और सब पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि बताइए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय गॉस लॉ। तो देखिए तो स्टूडेंट, गॉस लॉ के थ्रू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, एक गॉसियन सरफेस बनाइए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाइए, है ना। तो गॉसियन सरफेस आप कैसे बनाओगे, देखो तो गॉसियन सरफेस का क्या कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए तो ये रॉड है, मान लीजिए ये रॉड है, तो ये गॉसियन सरफेस कैसा बनाओगे, हम लोग ऐसा बनाते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस। उसके कारण क्या होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड पे चार्ज जो है उसके कारण क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो कैसा बनाओगे, आपके मन में बहुत सारा स्ट्राइक होगा, आपके मन में बहुत सारा केस आया होगा। एक केस आया होगा सर्कुलर बनाओगे, जिस केस में सर्कुलर बनाओगे तो देखो तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, नहीं होगा। इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी अधिक होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा बनाएंगे ताकि देखो तो ऐसा बनाए, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाए। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे उस पॉइंट से पास आउट होना चाहिए, है ना। अब ये डिस्टेंस मान लो r है, तो वही इतना डिस्टेंस इधर हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे इधर बनाएंगे और सिलेंडर बनाएंगे, है ना। देखिए सिलेंडर हो गया। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये रॉड है, तो क्या होगा, ऐसा बनाओगे तब तो कर्व्ड ऐसा बनाओगे तब तो हर एक पॉइंट पे, सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए तो ये रॉड है, ऐसे बना हुआ, जस्ट इमेजिन कीजिए, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो आपने गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस का यही कंडीशन है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना उस पॉइंट से पास होता हुआ एक सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस। तो ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा इस चार्ज के कारण, है ना, तो सेम होगा बिल्कुल, ठीक है। अब आइए फ्रॉम गॉस लॉ, है ना, सेकेंड स्टेप क्या करना, यूज करना गॉस लॉ थ्योरम यूज करना। गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कीजिए। तो E डॉट dA क्या होगा, बराबर चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, इस सरफेस पे कितना चार्ज है। मान लीजिए ये जो आपने रॉड कंसीडर किया है, इसका डिस्टेंस क्या है, मान लो ये लेंथ L है, ठीक है, लेंथ L है। ऐसे तो इनफाइनाइट मीन्स बहुत बड़ा रॉड है ना, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, L है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रॉड पे, तो चार्ज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस केस में फाइंड आउट करेंगे क्या, लेमडा देखेंगे। लेमडा क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, उसी को लेमडा लेमडा बोलते हैं, है ना। तो L यूनिट लेंथ पे कितना होगा, तो Q बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू L। तो ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो Q इस सरफेस पे, है ना, L डिस्टेंस पे कितना चार्ज होगा, तो लेमडा इंटू L, ये वाला हम यूज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए तो ये पूरे चार्ज है, चार्ज पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, कहाँ होगा, हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आप देख रहे हो, है ना, एक तरफ होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। ऊपर से ये क्या है, E डॉट dA फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है ना। ये क्या बताता है, E डॉट dA नेट फ्लक्स देता है। तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर हमको निकालना है ना। ये रॉड के अंदर क्या है, सिलेंडर ही है, सिलेंडर के अंदर रॉड है, तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या निकलेगा, नेट फ्लक्स क्या निकलेगा, टोटल देखिए तो टोटल यहाँ कितने सरफेस है,
फ्लक्स इस सरफेस के कारण भी निकलेगा, फ्लक्स इस सरफेस के कारण भी निकलेगा और फ्लक्स इस सरफेस के कारण। चलिए इसको हम φ1 दे देते हैं। मान लीजिए एरिया 1 है, एरिया 2 और एरिया 3 है ना। फ्लक्स इसके एरिया 1 के थ्रू निकलेगा, उसको φ1 नाम दिए। फ्लक्स थ्रू एरिया 2 के कारण जो निकला उसको φ2 नाम देते हैं, और इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम φ3 नाम देते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इधर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और उधर ऊपर से तीनों में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है इस सरफेस के लिए, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये जो सर्कुलर जो सरफेस है, तो एरिया वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना। इस केस में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। इस केस में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर में क्या होता है, इधर ही होगा, है ना। इधर जिस केस में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, है ना। इस केस में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। तो नेट फ्लक्स इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 और फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग क्या होगा 1, 2 और 3 ऐसे ऐड कर सकते हैं। इधर कितना होगा चार्ज इनसाइड, तो इनसाइड चार्ज कितना होगा, Q बराबर लेमडा इंटू एल यूज करते हैं, लेमडा इंटू एल बटे एप्सिलॉन। देखिए तो क्या क्लियर हो गया। अब फ्लक्स थ्रू 1 देखिए तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो EDA cos थीटा, है ना। यहाँ निकलेंगे EDA1 cos 90 डिग्री। यहाँ पर इसके कारण क्या होगा, EDA cos 90 डिग्री, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरी तरफ देखेंगे, इस केस में फ्लक्स थ्रू ये कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए तो EDA cos 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक तरफ है। अब देखिए तो इसके कारण फ्लक्स जो क्या निकलेगा, इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा 0। इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा cos 90 0 होता है, तो ओवरऑल 0 बना दें। और इसके कारण देखिए तो क्या निकला, EDA निकला, EDA, है ना। EDA1, EDA2 और EDA3 बोल सकते हो, तो EDA3। तो EDA3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इधर, लेमडा एल इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको यहां लेके आते हैं, देखिए तो EDA3 बराबर लेमडा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तो A3 जो एरिया है, अब एरिया का वैल्यू लिख दो, तो ये देखिए तो टोटल क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई RL, है ना, 2 पाई RL होता है ना, इंटू E क्या है, E यहाँ पर होगा, E इंटू 2 पाई RL बराबर लेमडा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 2 पाई R नीचे आ जाएगा, तो इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं से पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहां भी होगा। इसका अगर ग्राफ देखना चाहोगे तो भी हम लिखेंगे, सबसे पहले इतना राइट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट
ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए तो क्या कर रहा है, एक चार्ज है Q है, वो किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पे है ना कि सेंटर पे रखा हुआ प्लस Q चार्ज कह रहा है दोनों फ्लैट सरफेस के। अब सिलेंडर होता है, ये दोनों सरफेस क्या है, ओपन है, जो कि फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है। इस दोनों का कह रहा कि जो इस दोनों के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो फाइनोट निकलेगा, इससे भी फाइनोट निकलेगा और इस सरफेस से भी फाइनोट निकलेगा। तो बताइए जो सिलेंड्रिकल सरफेस है मींस बीच वाला सरफेस है, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा, चलिए हम लोग करते हैं। कहने का मतलब है काले, चलिए सॉल्यूशन का फिगर अलग बनाइएगा, है ना। ये प्लस Q चार्ज है तो इससे फ्लक्स कहाँ निकलेगा, फ्लक्स बाहर निकलेगा, ऐसे 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 बाहर निकलेगा फ्लक्स क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना। तो अब देखिए इसके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा इसको φ1 नाम देते हैं, और इसके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा इसको φ2 नाम देते हैं, और इस सरफेस के थ्रू जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा उसको φ3 नाम देंगे। तो इस प्लस Q चार्ज के कारण इस सरफेस से फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3 ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस ईच φ0 है। कहने का मतलब ये सरफेस से भी φ0 फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस सरफेस से भी φ0 फ्लक्स बाहर निकल रहा है। नेट फ्लक्स बराबर क्या हम लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं गॉस लॉ के हिसाब से कितना होगा, नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज क्या है तो Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इधर क्या है φ1 के जगह पर क्या होगा, φ1 के जगह पर गिवन है वैल्यू φ0 तो φ0, φ2 के जगह पर ये भी फ्लैट सरफेस है, ये वैल्यू गिवन है φ0 और प्लस ये φ3, यही तो फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना। जैसे Q बटे एप्सिलॉन नोट बराबर कितना हो गया 2 φ0 प्लस φ3 हो गया। तो आइए तो φ3 फाइंड करना, φ3 बराबर φ3 यहाँ क्या है सिलेंड्रिकल सरफेस है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो φ3 बराबर कितना होगा Q बटे एप्सिलॉन नोट माइनस 2 φ0, यही आंसर, यही नेट रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना, नोट डाउन कीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लास होगा उस पर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी अगर चार्ज सरफेस है ना 2 डायमेंशनल है, उसके थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के हेल्प से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन तब तक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये गॉस लॉ का, इसका आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। तो ठीक है, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।